डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे किसी लिक्विड का है, अगर आपको उसकी डेफिनेशन जैसे छोटी क्लासेस में बोलते हैं द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन जो है यहाँ पर +2 लेवल पे आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है। तो आप पहले बॉइलिंग पॉइंट समझिए, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो वो समझना है। तो मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ। अगर आप इधर टेम्परेचर प्लॉट करते हैं और इधर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो अगर प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते इंक्रीज़ होता जाएगा इस तरीके से। और ये मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 760 मिलीमीटर होता है। तो जब किसी लिक्विड को हीट करते जाएंगे तो वेपर्स के प्रेशर को जब वो ओवरकम कर जाएगा तो वहाँ पर जब उसको टच करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल को, तो लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और वही होता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मैं एक लिक्विड ले रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट, तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वही होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम इस तरह से T0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई आप नोट कर लीजिए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये है प्योर सॉल्वेंट के केस में। अगर हम उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उस लिक्विड में वो सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपको पता है कि सॉल्यूट डालने से जो सोल्यूशन बनता है नॉन वोलाटाइल से, तो उसका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, तो जिसको हम बोलते थे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। तो इस तरह से उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इंक्रीज़ करने के लिए उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा लिक्विड को जो सोल्यूशन होगा। तो उस सोल्यूशन को हमें इतना ज़्यादा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो हमें उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल तक ले जाने के लिए थोड़ा पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ये जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं प्योर सॉल्वेंट से थोड़ा ज़्यादा है, और जितना ये बढ़ गया है इसको हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस इंक्रीज़ को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कई बार कि प्योर सॉल्वेंट में अगर आप NaCl डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों हो जाता है। तो आपको यही कहना है कि NaCl जो एक सॉल्यूट है तो वो कैसा है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और उसके बाद कहना है देयरफॉर द लिक्विड इज़ टू बी हीटेड मोर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये जो डेल्टा TB है यही है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा P से, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपने पढ़ा था कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, x2 के। x2 यहाँ पर क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा TB जो है ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सीधा x2 के, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगा लेंगे kx2। तो ये जो kx2 है इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, और डेल्टा TB आगे जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये सॉल्वेंट के हैं और ये सॉल्यूट के हैं। अब देखिए ये जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन मतलब डिल्यूट सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होती हैं। तो डिल्यूट सॉल्यूशन में आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा TB किसके इक्वल आ जाता है,
N2/N1। तो ये जो N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जो N1 है, N1 नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्वेंट के जो वेट हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि आप इसी को चेंज कीजिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है एज इट इज़ रहने दीजिए। तो अब आप देखिए ये M1 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या आएगा कि M1 ऊपर चला जाएगा और N2 और W1। तो इस फार्मूले को आप दिमाग में रखिए, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 2। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपको यहाँ पे ये कहना है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हैंस इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एंड में हम ऐसा ही बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इस फार्मूले को अब आगे लेके चलेंगे, इसको अभी आगे करना है, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसमें N2 तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ अब ऐसे कर लीजिए कि अगर इसको 1000 ग्राम सपोज कर लिया जाए वेट ऑफ सॉल्वेंट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज, तो इसे क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम मान लिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। तो इस सारे को हम क्या पुट कर देंगे, मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आएगा, Km1, और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, m, स्मॉल m। तो ये जो K है कांस्टेंट है और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट किसी भी सॉल्वेंट के लिए, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स ही होता है। इस तरह से हर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास फिक्स होता है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं KB, ये M हो गया, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो ये वो फार्मूला है जो हमें ड्राइव करना था। तो यहाँ पर ये जो KB है, KB जो है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको और क्या बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसमें हमें इसको डिफ़ाइन करना है। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, इफ़ मोलैलिटी जो है 1 है अगर किसी सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे डेल्टा TB किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू KB। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। तो यहाँ पे आपको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आपको नोट करनी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर मोलैलिटी 1 है तो मोलल एलिवेशन ये कांस्टेंट जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है। तो ये आपको इसमें इतना करना है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि KB यहाँ पर इसके यूनिट क्या हैं। तो ये जो KB है इसके यूनिट देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि KB किसके इक्वल होगा, डेल्टा TB अपॉन M। तो डेल्टा TB तो आप केल्विन में लेते हैं और ये मोलैलिटी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मोलैलिटी होती है, देखिए ये तो है केल्विन में, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके यूनिट जो होंगे वो kg पर मोल आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है KB के यूनिट। ये कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं तो उसमें ये ऑप्शन ना देकर ये दिया होता है। न्यूमेरिकल वगैरह प्रॉब्लम में आपको KB की वैल्यू दी होगी तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास जो सॉल्यूट का हम फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो फार्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो एम क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो है मैंने आपको बताई थी, उसके लिए फार्मूला क्या था, W2 अपॉन M2, W1 1000। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाते थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में था, ग्राम में। तो पर केजी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1000। तो ये जो मोलैलिटी है ये आप यहाँ इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास डेल्टा टी बी आ जाएगा। तो डेल्टा टी बी क्या होगा, के बी W2 1000, ये मल्टीप्लिकेशन है, और नीचे क्या है M2 W1। तो ये फार्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, के वी W2 1000, ये डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा। डेल्टा टी बी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है और ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो इस के बी की वैल्यू आपको दी ही होगी। तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, इसी से आप फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स 100.52 डिग्री सेल्सियस if 3 gram of a non-volatile solute is dissolved in 20 ग्राम ऑफ इट। तो ये 20 ग्राम क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और 3 ग्राम क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, और के बी जो है आपको दे रखा है। यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूलर मास आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास डेल्टा टी बी हो। तो ये आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना हो जाता है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो तो आपको याद होगा कि 100 डिग्री होता है, और सोल्यूशन का जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ हुआ, 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि इसको केल्विन में चेंज नहीं करना है। जो चेंज होता है, जो डिफरेंस होता है, जैसे ये डेल्टा टी बी डिफरेंस है, तो ये सेल्सियस और केल्विन में एक ही बात रहेगी। ये बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है तो वो कितने केल्विन होता है, 373। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो सोल्यूशन का कितना हो जाता है, 101 डिग्री। तो ये कितना होता है, 374 केल्विन। तो इनका डिफरेंस देखिए 1 केल्विन है, तो डिफरेंस में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एक ही बात रहेगी। तो इसलिए डिफरेंस वाले केसेस में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि उसको केल्विन में चेंज नहीं करना है। तो आइए हम वो काम करते हैं जो हमें निकालना था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए फार्मूला क्या था, के बी W2 1000, और नीचे क्या है डेल्टा टी बी और W1। तो के बी कितना है आपके पास, के बी आपको दिया है 0.52, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 3 ग्राम, और ये है 1000, और डेल्टा टी बी आपने फाइंड आउट किया है अभी, तो वो कितना है 0.52, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है 20 दिया है। तो ये आप जस्ट सोल्व कर लेना, और ये आ जाएगा 150 कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से हम बड़ा सिंपली इस फार्मूले को यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.52 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये सॉल्वेंट है, और ये केबी की वैल्यू दी है, और आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है। आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं उससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं आता, बल्कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो वही कैलकुलेट करते हैं अभी। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आपके पास फार्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है, के बी W2 1000, और यहाँ पर क्या था M2 W1। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको Kb गिवन है, और W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है,
ये 0.52 ग्राम दे रखा है। और M2 जो है, M2 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता है C6H12O6, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपने लर्न कर लिया होगा, वो कितना होता है, 180 होता है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। Kv कितना है, 0.52, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये भी कितना है, 0.52 है, और ये कितना है, 1000, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या है, 180 है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया है कितना, 100 ग्राम। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0150। तो देखिए ये आया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इतना एलिवेट हो गया है। और बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है उसका कितना होता है, केल्विन में अगर लें तो वो तो होता है 373। इसमें इतना इंक्रीज़ हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो उतना उसमें एलिवेट हो गया। एलिवेट का मतलब है इंक्रीज़ हो गया, तो इतना आप उसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये प्लस करके कितना आ जाएगा, 373.0150 केल्विन। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन में ये बात ज़रूर याद रखना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो आपको ये एक स्टेप इसके बाद भी करना है। तो लीजिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ऑन डिजोल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फ़र इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है और सल्फ़र जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रेजेस बाई 0.81 केल्विन देन बेंजीन। बेंजीन जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जितना था उससे इतना बढ़ जाता है जब हम उसमें ये वाला सॉल्यूट डालते हैं। तो आगे लिखा है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ़र। मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। और Kb जो बेंजीन के लिए दिया है वो 2.53 दिया है इस केस में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले तो हमें मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए फार्मूला क्या था, M2 जो है वो कैसे निकालते थे, KbW2 1000, और यहाँ पर क्या था, डेल्टा TB, और ये क्या है यहाँ पर W1 है। तो आप देखिए कि इसमें क्या क्या आपके पास गिवन है। तो Kb जो है, पहले आपको सारा लिखना होता है कि क्या क्या गिवन है। Kb जो है वो है 2.53, और W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 3.24 है, और ये है 1000, और डेल्टा TB आपको दे रखा है 0.81, और यहाँ पे W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन है तो वो दे रखा है 40। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 253। तो ये मॉलिक्यूलर मास आया है सल्फ़र का जो सॉल्यूट है। सल्फ़र का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, सपोज़ उसका फार्मूला N है। एक आपको ये पता होगा कि सल्फ़र का एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है 253, ये किसके इक्वल होगा, N इंटू सल्फ़र का एटॉमिक मास, तो वो 32। तो यहाँ से आपको निकालना है N। तो यहाँ से जब आप N निकालेंगे 253 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 7.9 आएगा, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 8। तो इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सल्फ़र का है वो क्या हुआ, S8 हुआ। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे भी सबको पता ही होता है कि सल्फ़र का S8 होता है, लेकिन वो निकालना इस तरीके से है। तो इस तरह से आपको और भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी है।